लेक्चर 3। हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में हाइब्रिडेशन को ऑलमोस्ट पढ़ डाला। हाइब्रिडेशन खत्म ही है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ा था, जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं इससे पहले, वो चीजें हैं हाइब्रिडेशन बेसिकली प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, किस तरीके से अपन काम करते हैं, इंटरमिक्सिंग है, ओवरलैपिंग है और एक्साइटेशन है। सारे प्रोसेस में क्या टाइम गैप है, नहीं है, एक्चुअल है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसका डेफिनेशन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग टेंडेंसी क्या है, उसका एंगुलर स्ट्रेंथ क्या है। तो इन सब चीजों पर हमने डिस्कस किया था। हाइब्रिडेशन को लेकर के बहुत सारी बातें की गई। लास्ट में हमने दिखाया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेसिकली एक्सियल ओवरलैप में जाते हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप कुछ भी करा लो, ये लैटरल ओवरलैप में नहीं जाते हैं टू फॉर्म पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि वो आप जब भी आप लैटरल ओवरलैप कराओगे तो वो एक लोब तो ओवरलैप करेगा, लेकिन दूसरे साइड का लोब जो है वो ओवरलैप नहीं करेगा। क्या लिख रहे हो सर? एक वीडियो वायरल हुआ था, वो फेक था। अरे भाई, अब कौन वीडियो वायरल हो गया यार, पता नहीं। सर ऑफलाइन कब शुरू होगा यार? लगे पड़े हो तभी से। ऑफलाइन कब शुरू होगा, ऑफलाइन कब शुरू होगा? शुरू कर चुके हैं, आ जाना यार। ऑफलाइन कब शुरू होगा? जैसे लग रहा है कि इसका पटना में कोई रह रहा है, एकदम मरे जा रहा है मिलने के लिए। रह रहा है या रह रही है, दोनों हो सकता है। स्टूडेंट पे बात चल रही है। तो अब हम लोग उसमें एक एंगुलर ओवरलैप हम लोगों ने लगाया था कि एंगुलर ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्सियल में जा सकता है, लैटरल में जा सकता है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल लैटरल में नहीं जा सकता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल एंगुलर में जा सकता है। एंगुलर में जाने की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, या तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, या फिर एक सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर का बॉन्ड बनता है, या रेयरली कभी कभी पाई बॉन्ड भी बनता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड बनाते हैं, यह नॉर्मल केस है एंगुलर ओवरलैप से। डायबोरेन, Al2Cl6, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां पे सिग्मा बना है एंगुलर से। एंगुलर से सिग्मा पाई इंटरमीडिएट कैरेक्टर का बॉन्ड बना था। लास्ट क्लास हमने उसका एक एग्जांपल लिया था, साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन से हमने डिस्कस किया था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस हुआ था और उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्कस हुई थी। फिर हमने आपको बोला था कि आप गूगल करेंगे कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको क्या गूगल पे दिखता है, ज्यादा अच्छे वेबसाइट पे, ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे क्या दिखता है? विकिपीडिया पे देखिए, क्या डांसिंग रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी डील की जाती है? तो नहीं, आपको वो दिखेगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को डील करता है। अगर आपने देखा होगा तो मिला होगा, लेकिन आप लोगों को जितना हम जानते हैं, ये बहुत स्पष्ट जानते हैं, आपने देखा नहीं होगा कि कैसे उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम करता है। चलिए एनीवेज, वो ऑर्गेनिक कैसे उधर जाना नहीं, और आप लोग रट लेते हैं कि sp5 sp5 sp5, कुछ होना जाना है नहीं। आप आईआईटी के पेपर में sp5 नहीं लिख सकते, आईआईटी के पेपर में sp3 के अलावा sp4 भी नहीं लिख सकते, ठीक है? तो sp3.6 लिखना या sp1.7 लिखना, ये सब आईआईटी के लिए, नीट के लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। हम लोग बोल लें चीजों को, वो अलग बात मैटर है, लेकिन हम लोग लिख नहीं सकते। हम लोगों को अलाउड नहीं है कि अपन sp5 की चर्चा करें, ठीक है? तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन में उसके जो ऑर्बिटल है, ठीक है, 16% s और 84% कैरेक्टर p के कारण आप उसको sp5 हाइब्रिडेशन लोग बोल लेते हैं। बोलना भी चाहिए, सही भी है, कोई गलत थोड़ी ना, वो सही है। लेकिन हम लोग कैसे बोलेंगे 11th-12th लेवल पर कि किस तरीके से काम हुआ? तो बोलेंगे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल एंगुलर ओवरलैप में जाता है, एक्सियल में नहीं जाता है, एंगुलर में जाता है। और इसी एंगुलर ओवरलैप की वजह से वो सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें सीसी बॉन्ड एक्सिस जो है, एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इलेक्ट्रॉन उस पर नहीं है, इलेक्ट्रॉन वहां से डेविएटेड है, और जिस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है वो ऑलमोस्ट 22 डिग्री पर शिफ्टेड है। कहां से? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस पर काम किया था। आप कैसे बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमने जो लास्ट में किया था, ओवरलैपिंग डायग्राम, आप क्या बोलोगे? पढ़ा चुके हैं इसको, अच्छे से डिटेल में डिस्कस हो चुका है। हमने बोला था कि आप क्या बोलोगे बेटा, कि कार्बन के sp3 ऑर्बिटल, दोनों sp3 बोलोगे, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल
ये sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये एंगुलर ओवरलैप में गए हैं और ये अपना सीसी बॉन्ड एक्सिस है। आप 60 डिग्री ये एंगल बोलते हो, लेकिन इसका जो हमने आपको बताया वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, ये है, और ये एक्सिस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और ये एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर, ये इंटरन्यूक्लियर। हमने क्या बोला आपको? आप ये एंगल 60 डिग्री बोलते हो, लेकिन यहां से इस एक्सिस से ये 22 डिग्री पर डेविएटेड है। ये जो एक्सिस है यहां से ये 22 डिग्री डेविएटेड है। ये हमने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बताया था। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? ये बॉन्ड कैसे बना? सीसी बॉन्ड, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन रिजल्टेड बाय, कैसे हुआ था दोस्त? एंगुलर ओवरलैप ऑफ, एंगुलर ओवरलैप ऑफ किसका? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप बोलोगे यही अपने सिलेबस में, आप बोलोगे यही अपने सिलेबस में। और बाहर जो दो HH बॉन्ड है ये 122 डिग्री एंगल है यहां पे। तो sp5 का कॉन्सेप्ट एक्चुअली बाहर से आता है कि जो बाहर 122 डिग्री है, इसके कारण बाहर का ऑर्बिटल अप्रोक्सीमेटली sp2 हाइब्रिडाइज्ड लिया जाता है, तो अंदर का sp5 अज्यूम किया जाता है। इसको बहुत डिटेल में एक क्लास पूरा हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स के नाम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है? एक क्लास कंप्लीट इसको हाइब्रिडेशन इंडेक्स पर जब पढ़ाएंगे तो वहां sp5 भी डिस्कस कर लेंगे, sp4, sp3, sp1.7 जो भी हाइब्रिडेशन होता है पॉसिबिलिटी है वो सब उसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग पॉलिंग हाइब्रिडेशन में हैं, और पॉलिंग हाइब्रिडेशन क्या कहता है कि sp2 का मतलब हुआ एक s और दो p ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से बनने वाला बॉन्ड। sp3 का मतलब हुआ एक s और तीन p ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग के इन्वॉल्वमेंट से बनने वाला बॉन्ड। sp4 पॉलिंग हाइब्रिडेशन में नहीं कहा जा सकता है, क्यों? एक s और 4 p ऑर्बिटल डिफाइन नहीं होता, तो पॉलिंग हाइब्रिडेशन में यू कैन नॉट से sp4 हाइब्रिडेशन। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में sp4 होते हैं, क्योंकि वहां परसेंटेज कैरेक्टर पर हाइब्रिडेशन डिसाइड होता है। अगर किसी ऑर्बिटल में 20% s और 80% p कैरेक्टर है तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को आप sp4 बोलोगे। तो उसकी कहानी आगे आएगी, हम लोग उसको अभी डिस्कस नहीं करें। उम्मीद है इस चीज को क्लियर आप लोगों ने समझा होगा कि अगर किसी ने कभी sp4 और sp5 सुना है तो बहुत क्लैरिटी से मैंने इस चीज को बताया कि आप sp4 और sp5 यहां पे चिल्ला नहीं सकते हो, नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पॉलिंग हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हो। आप हाइब्रिडेशन टॉपिक जब पढ़ रहे हो तो यहां पॉलिंग हाइब्रिडेशन 11th 12th में पढ़ रहे हो, और पॉलिंग हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल की संख्या काउंट होती है, परसेंटेज कैरेक्टर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में काउंट होता है। वहां पे आप sp4 sp5 ले सकते हो, यहां पे नहीं ले सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें sp4 sp5 नहीं बोलना है, अभी फिलहाल नहीं बोलना है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बोल लो। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ sp4 और sp5 hybridizations in Pauling story। Pauling एरिया ऑफ हाइब्रिडेशन में sp4 और sp5 हाइब्रिडेशन का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन होता है। जैसे अगर H2O, एक एग्जांपल और ले लो, H2O ले लो, तो आगे चल के आपको इस बात को समझाया जाएगा। पॉलिंग्स अगर बात करोगे, पॉलिंग के नजरिए से बात करोगे, तो पॉलिंग साहब ये कहते हैं कि 2s2 और 2p4 है। देखते जाओगे, तो ये चारों इंटरमिक्स करेगा, और चारों इंटरमिक्स करने के बाद फिर 4 ऑर्बिटल आएंगे। चारों का नाम sp3 होगा, और इन दोनों से हाइड्रोजन फिर बॉन्ड बनाएगा। आप समझ पा रहे हो?
तो ये लोन पेयर sp3 लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर sp3 लोन पेयर होगा, और ये वाला बॉन्ड बनेगा सिग्मा sp3 और 1s के ओवरलैप से, ये वाला भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा sp3 और 1s के ओवरलैप से, और ये जो पॉलिंग्स हाइब्रिडाइजेशन है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यही चीजें अलग लेवल पर होंगी, लेकिन आपको पॉलिंग्स पढ़ना है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि लोगों को उत्सुकता होती है कि उन्होंने कहीं सुना होता है sp5 का नाम, sp4 का नाम, या बहुत लोगों ने नहीं सुना होता। तो नहीं सुनना भी गुनाह है, ऐसा नहीं है कि फिर sp4 sp5 नहीं बोलना, नहीं सुनना भी गुनाह है, लेकिन सुन के हर जगह उछलना कि sp4 लगा दो sp5 लगा दो, यह भी गुनाह है। क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा, आप 11th-12th के स्टैंडर्ड में हो, यहां पर एनसीईआरटी पॉलिंग के हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करती है, और पॉलिंग का हाइब्रिडाइजेशन स्पष्ट ये बताता है कि आप ऑर्बिटल की संख्या के आधार पर इंटरमिक्स कर रहे हो। ऑर्बिटल की संख्या कितनी है p की इंटरमिक्सिंग में, वो sp पर ऊपर में p के ऊपर जो आप लगाते हो spm जो लिखते हो वो वहां पे लिखा जाएगा, उसकी संख्या रिप्रेजेंट की जाएगी, इसलिए ज्यादा उछलना नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में यही चीजें क्या होती है, इसको बोला जाता है sp2 लोन पेयर, sp2 लोन पेयर। और ये जो दो बॉन्ड है वो एंगल के बेस पर होता है। ये वाला बॉन्ड बोला जाता है सिग्मा sp4 1s, ये वाला बॉन्ड बोला जाता है सिग्मा sp4 1s। तो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसको आगे चल के डिस्कस डिटेल में किया जाएगा। अभी सिर्फ आपको मैंने इस बात का अनुमान दिया है कि आपने sp4 और sp5 की चर्चा जल्दी नहीं करनी है, पॉलिंग्स हाइब्रिडाइजेशन में उसका कोई स्कोप नहीं है, इसलिए हमने स्पष्ट ऊपर में लिख दिया देयर इज नो स्कोप ऑफ sp4 और sp5 हाइब्रिडाइजेशन इन पॉलिंग स्टोरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या हर आदमी को यह चीज अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ आपका? यस और नो जल्दी टाइप करें, और पहले पेज का फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पहले यस नो टाइप करें। यस सर। आमिर हमजा, सौरभ यस सर, सुफियान यस सर, कन्हैया यादव टाइगर यस सर, सावित्री यस सर, हर लोग यस सर यस सर यस सर यस सर। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 30-40 लोग क्रॉस कर चुके होंगे, 50 क्रॉस कर चुके होंगे, बहुत बढ़िया। सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग, वेरी गुड। 75-80 लोग क्रॉस कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है जब आपको समझ में आ गया तो अब आपको लाइक्स दबाने चाहिए, अगर नहीं आता तो दबाने चाहिए, लेकिन अगर आया तो दबाइए जम के, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लीजिए आप। चलो आ जाओ, लाइक्स दबाते जाओ। 100 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और 50 लोगों ने लाइक किया, जाहिर सी बात है, और बाकी 50 लोगों को अभी और अच्छा लगना बाकी है, लगेगा। आज नेक्स्ट एग्जांपल में अपनाते हैं। सी बेंजाइन। हमने बोला कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, पिछले क्लास में हमने लिखा था ऑर्बिटल्स rarely form pi bonds and that too with angular overlap, और वो भी जो पाई बॉन्ड बनता है वो एंगुलर ओवरलैप से, क्योंकि स्पष्ट हमने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी सिचुएशन में लैटरल ओवरलैप में तो जाएगा ही। तो आ जाओ, बेंजाइन, बेंजाइन आप सारे H को लिखो, जाहिर सी बात है इन दोनों कार्बन एटम पर आप H नहीं लिख सकते हो, 4 बॉन्ड्स दोनों ने बनाए हुए हैं। अब आप इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या करोगे, पॉइंट ये है।
तो बोलोगे कि सर हाइब्रिडाइजेशन 2 पाई है, क्योंकि 2 सिग्मा तो हो नहीं सकता है, 2 पाई है, तो सर इस कार्बन की हाइब्रिडेशन 1 सिग्मा और 1 सिग्मा सर sp दिख रही है। मैं बोलूंगा कि sp जब भी आप हाइब्रिडेशन लेते हो तो जिस एटम का हाइब्रिडेशन आप sp लेते हो उसके दोनों सिग्मा बॉन्ड लीनियर होते हैं, 180 डिग्री एंगल होता है। तो मैं बोलूंगा sp नॉट फिजिबल इनसाइड द रिंग, ये तो संभव ही नहीं है कि आप रिंग में sp बनाओ। रिंग में कैसे sp बनाओगे? आप 180 डिग्री एंगल लेकर के रिंग तो बना नहीं सकते हो, तो रिंग में फिर कैसे बनाओगे आप? तब अब ऑप्शन क्या है, क्या हाइब्रिडेशन है फिर वहां? एक्चुअली वहां हाइब्रिडेशन sp2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हाइब्रिडेशन? sp2। तो सर sp2 कैसे लिखोगे? यहां तो सर सिग्मा 2 ही है, तो sp2 कैसे लिखोगे? कोई लोन पेयर भी नहीं है। तो अब पॉइंट यहां ये है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन sp2 इसलिए है क्योंकि वहां एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन sp2 के एंगुलर ओवरलैप से हुआ। यहां पर इस कार्बन के पास आ जाओ, एक्चुअली ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, मैंने बोला इसके पास 3 sp2 ऑर्बिटल है। अच्छे से देखो, 3 sp2 ऑर्बिटल है, सामने एक सिग्मा बनाएगा एक्सियल ओवरलैप से, अच्छे से देखना। एक दूसरे कार्बन से सिग्मा बनाएगा फिर एक्सियल ओवरलैप से। और मैं बोल रहा हूं कि ये अब ठीक से देखते जाओगे, ये sp2 अब पाई बनाएगा, लेकिन पाई लैटरल से नहीं बना सकता, पाई फॉर्मेशन थ्रू एंगुलर ओवरलैप से बनाएगा। sp2 के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छे से देखना दोस्त, अच्छे से देखना बेटा। मैंने बोला sp2 हाइब्रिडेशन के 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, तीनों 120 डिग्री पर होते हैं आपस में। तो ये 3 ऑर्बिटल में मैंने बोला कि एक सामने वाले कार्बन से सिग्मा बनाया एक्सियल, सामने वाले कार्बन से सिग्मा बनाया एक्सियल, और एक sp2 पाई बनाएगा एंगुलर से। और एक कार्बन का ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर होगा ना प्लेन पर, sp2 प्लेनर 3 ऑर्बिटल, अब परपेंडिकुलर होगा एक प्लेन पर। तो अब इस कार्बन का जो एक पाई बनेगा वो नॉर्मल पाई होगा। कौन सा पाई? 2p पाई, 2p पाई लैटरल ओवरलैप, वो एक नॉर्मल पाई होगा। 2p पाई लैटरल ओवरलैप, वो एक नॉर्मल पाई होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन के 4 ऑर्बिटल, एक s और 3p, हाइब्रिडेशन हमने बोला sp2, आप कह रहे थे sp, मैंने बोला sp इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिंग में sp हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है, 180 डिग्री रिंग में हो नहीं सकता, एंगल स्ट्रेट आ जाएगा, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, लीनियर होकर के रिंग कैसे बनाओगे? नहीं है पॉसिबल। मैंने बोला हाइब्रिडेशन sp2, आप बोलोगे sp2 का मतलब है एक s और 2p इंटरमिक्स हुआ, तो सर 3 ऑर्बिटल sp2 का खेल क्या? एक sp2 सामने वाले से सिग्मा, एक sp2 नीचे वाले से सिग्मा, और एक sp2 इस नीचे वाले कार्बन से एंगुलर ओवरलैप, एंगुलर ओवरलैप, पाई फॉर्मेशन थ्रू एंगुलर ओवरलैप। अब एक s और 2p के बाद एक p और बचा, दैट वन इज अनहाइब्रिड नेसेसरली, अनडाउटेडली दैट वन इज अनहाइब्रिड। वो जो अनहाइब्रिड वाला p ऑर्बिटल है वो इस p के साथ पाई बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन ओवरलैप से। सर डायग्राम दिखाओ, और क्लियर होनी चाहिए चीजें। चलो दिखाता हूं डायग्राम, चलो आ जाओ डायग्राम, ध्यान से ओवरलैपिंग डायग्राम करता हूं, क्लियर हो जाएंगी चीजें, अच्छे से देखना, लेकिन नजरें एकदम जमी हुई होनी चाहिए दोस्त। आ जाओ, यहां वाले कार्बन और यहां वाले कार्बन को बना रहा हूं मैं, ये ले लो, ये ले लो sp2, ठीक से
ये ले लो sp2, अब इधर ले लो sp2, ये ले लो sp2, दो sp2 हो गया। अब देखो तीसरा sp2, आराम से थोड़ा सा नजदीक कर रहा हूं पिक्चर को एंगुलर ओवरलैप के लिए। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका ये एक्सिस, इसका ये एक्सिस, और ये क्या हो रहा है, sp2 sp2 एंगुलर ओवरलैप हो रहा है, और ऑलरेडी सिग्मा बना हुआ है, इसलिए दोबारा सिग्मा नहीं बनाएगा, पाई बनेगा sp2 sp2 से। अब इस कार्बन और इस कार्बन के पास एक जो 2p बचा हुआ है, अनहाइब्रिड 2p, मान लो ये xy प्लेनर है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ये ले लो, अच्छे से देखना, ठीक से देखना बेटा, यहां ये पाई, यहां ये पाई, तो वो मैं दिखा रहा हूं पाई का फॉर्मेशन, और ये xy प्लेनर है, इसको ले लिया मैंने, सारे सिग्मा को मान लो xy प्लेनर है, लेट, तो जब सारे सिग्मा xy प्लेनर है तो बेटा ये 2pz हो गया ना अपना। अब ये लैटरल ओवरलैप प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये लैटरल ओवरलैप, ये वाला देखो लैटरल ओवरलैप, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या पिक्चर क्लियर है? आपको बस समझना है, ये जो लोब्स है वो प्लेन के ऊपर है, और ये जो दोनों लोब्स है प्लेन के नीचे है, और ये लैटरल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाया, और वो sp2 एंगुलर ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनाया। ये sp2 एंगुलर ओवरलैप से पाई बनाया, और ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो आपके 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर स्टिल इन प्लेन, 1 जो इस कार्बन से है, 2 जो इस कार्बन से जुड़ा, और 3 जो ये दोनों एंगुलर ओवरलैप किया जिससे पाई बना, तो आपके 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर स्टिल इन प्लेन, और जो एक p ऑर्बिटल बच रहा है, वो 2pz ऑर्बिटल बच रहा है, वो 2pz ऑर्बिटल आपके प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जो पाई बनाया। अगर ये बेंजाइन रिंग वाला ये प्लेन है, तो इसकी कार्बन ये 2pz और ये 2pz, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका 2 लोब्स पीछे है जो पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह से यहां पर जो इस 2 कार्बन की कहानी है वो मैंने एक्सप्लेन करी है, कि एक पाई बना 2p पाई 2p पाई, दूसरा पाई बना ये लो, ऐसे दिखा दिया मैंने, ये लो, ये दोनों पाई, दोनों sp2 के एंगुलर ओवरलैप्स, ये, और इसी को मैंने यहां दिखाया, इसी को मैंने ये दिखाया, और ये इसी को मैंने ये दिखाया, बाकी हमने रिंग को कंप्लीट किया। क्या अब आप अच्छे से इस चीज को समझे? बेंजाइन रिंग के ओवरलैपिंग डायग्राम क्या आपका पूरा क्लियर हुआ? कार्बन के पास, आपके कार्बन के पास जो 4 ऑर्बिटल है, 2s1 और 2p3, ये है आपका, ये मिक्स होके sp2 बन गया, इससे 3 ऑर्बिटल आया, ये 3 और एक 2p वैसे बच गया, 2pz, दिस वन इज अनहाइब्रिड। किसी के दिमाग में आया कि सर अनहाइब्रिड वाला कौन है? और ये 3 है बेटा अपना sp2 वाला, ये 3 आया sp2 वाला, और एक 2pz है अनहाइब्रिड वाला। यही 3 में एक ने बनाया कार्बन sp2 से सिग्मा, एक ने बनाया sp2 कार्बन से सिग्मा, और एक ने बनाया sp2 कार्बन से पाई। उससे क्या, इसी से लिख लो ना, इसी से लिख लो, ऐसे पाई, सेम कार्बन ना, ये इसी एक ही कार्बन का है ये, और यहां पर ये सामने वाला कार्बन का। क्या अब ये आपका ओवरलैपिंग डायग्राम अच्छे से क्लियर हुआ? बोल लो ठीक से,
किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो भी। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, यस सर, यस सर। और किसी ने कुछ लिखा है, सर ये तो पाई बना वो सिग्मा के प्लेन में होगा या पाई के प्लेन में? के कुमार सिंघानिया, राज आदित्य भट्ट, सर इसके अकॉर्डिंग टू आंसर पहले पता है sp2, क्या मतलब हुआ नहीं समझा आप, फिर से क्वेश्चन को लिखिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है, एक बार मैं इसको फिर से जवाब दे देता हूं, क्या लिखा है बाकी इसने, इसकी क्वेश्चंस भी तो क्लियर में लिखते हो। सर ये जो पाई बना है वो सिग्मा के प्लेन में होगा या पाई के प्लेन में? अरे भाई के कुमार सिंघानिया साहब, बहुत चीजें क्लियर हैं। जो पाई बनेगी, sp2 वाली जो पाई बनेगी वो सिग्मा के प्लेन में होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। क्यों होगा सिग्मा के प्लेन में? क्योंकि sp2 तो तीनों sp2 तो प्लेन में होगा ना, 3 sp2 ऑर्बिटल है, तीनों sp2 प्लेन में होगा। तो जब तीनों sp2 प्लेन में होगा तो एक पाई प्लेन में जाएगा आपका, और जो 2pz वाला है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर जाएगा आपका। अब क्लियर हो गई चीजें? और किसी को कोई डाउट, कुछ भी? किसी को कोई डाउट हो तो बोल लो। यस सर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्या क्या लिखे हो और बाकी देख लूं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, गुड। हाँ, अब के कुमार सिंघानिया ने लगा दिया ठप्पा। धीरज कुमार, नो डाउट, ठीक है, गुड। चलिए अब तो लाइक दबाइए, बेंजाइन समझा दिए आपको। एक अनहाइब्रिड कैसे बचा? अरे डफर, अनहाइब्रिड कैसे बचा समझा तो दिया यार। जब sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो एक अनहाइब्रिड बचेगा ना। जब एक s और 2p को हाइब्रिडेशन में घसीट लिए तो एक अनहाइब्रिड बचेगा ना बे। एक अनहाइब्रिड कैसे बचा? क्लियर हुआ साहिल तुम्हारा? अनहाइब्रिड कैसे बचा? अनहाइब्रिड जिसको इंटरमिक्सिंग में हमने नहीं लिया। अब लाइक दबाओ, चलो स्क्रीनशॉट लो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। आ जाओ। Involvement of d orbitals in hybridization. हाइब्रिडाइजेशंस में d ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट, क्या मतलब है इसका? फिर एक नया टॉपिक हमने उठाया, लाइक दबाते चलिए। हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट का मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं हम लोग, एक बार फिर से याद करें। Basically, hybridization is the process of intermixing of atomic orbitals having comparable energy। अच्छे से देखो, हमने लिखा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये प्रोसेस है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हैविंग कंपैरेबल एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी भी ऑर्बिटल को मिला दोगे, जाहिर सी बात है कंपैरेबल एनर्जी होनी चाहिए मिलने वाले ऑर्बिटल्स के। क्योंकि जब आप दो ऑर्बिटल को मिक्स करोगे तो अगर किसी की एनर्जी कम है, मिक्स होने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ने का खतरा है, वो मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन किसी की एनर्जी ज्यादा है, मिक्स होने के बाद उसकी एनर्जी कम होने का चांस है, तो एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, वो चाहेगा कि हम पार्टिसिपेट करें। तो नुकसान किसको है? कम एनर्जी वाले को, और फायदा किसको है? ज्यादा एनर्जी वाले को। क्या लिखा है? रामग्रह सिंह, सर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है? अरे भाई, जब टॉपिक से निकल जाते हैं तब क्यों पूछते हो यार? जो टॉपिक चलते रहता है उस समय क्यों नहीं पूछते हो? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा ही क्यों रहता है? ओवरलैपिंग डायग्राम इतना समझा रहे थे उस समय से कहां थे? 2 क्लास से ओवरलैपिंग डायग्राम खींच रहे हैं।
सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से होता है और पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप से होता है। तो जब तुम px py pz तीन ऑर्बिटल ले रहे हो, दिमाग भी लगाया कर, सीधा पूछ लेते हो। px py pz ले रहे हो, ये मान लो कोई एटम है कार्बन, px py pz ले रहे हो, तो कैसे तुम ले सकते हो सिग्मा सिग्मा कैसे बनाओगे? तो ये बताओ, नहीं बन पाएगा, संभव नहीं है। चलो आ जाओ, प्लेन चेंज हो जाएगा ना ऑर्बिटल्स का, प्लेन चेंज होगा तो एक जगह कैसे बन जाएगा? और सिग्मा एनर्जी ऑर्बिटल के जो बॉन्ड बनते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काफी लो होती है, तो हमेशा ऑर्बिटल प्रेफर करता है पहले सिग्मा बनाना, पाई की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है। चलिए आ जाइए, क्या बोल रहे थे? और हमेशा कोई डाउट पूछते हो टॉपिक चलते समय, ये यूट्यूब की जो आजादी है ना कि कभी भी टपक पड़े और कुछ पूछ दिए, ये गलत बात है। कभी भी कुछ पूछ लेते हो। साहिल राज, बफरिंग नहीं, तेरा डफरिंग शुरू से चल रहा है, तो शुरू से डफर कर रहा है। हाँ, तो इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होता है जिसकी कंपैरेबल एनर्जी। इंटरमिक्सिंग मिला दिया हमने और मिला करके एवरेज एनर्जी हो गई। तो बेटा जिसकी एनर्जी कम है उसको नुकसान है, क्योंकि एवरेज होने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। मान लो एस की एनर्जी कम और पी की एनर्जी ज्यादा, तो जब आप इंटरमिक्सिंग करोगे तो एस की एनर्जी बढ़ जाएगी एवरेज होने के बाद और पी की घट जाएगी। एस को तो नुकसान हो जाएगा, पी को फायदा होगा कि उसकी एनर्जी घट गई और एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए जरूरी है ना ज्यादा एनर्जी घटे और ना ज्यादा एनर्जी बढ़े, कंपैरेबल रहे। अगर एस और डी को मिक्स किए आप तो एस की एनर्जी काफी लो है और डी की एनर्जी काफी हाई है। तो अगर आप एस और डी को मिक्स कर दिए तो एस की एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। एस ऐसे हाइब्रिडेशन में क्यों हो जाए? डी तो जाना चाहेगा, क्योंकि एवरेज होने के बाद उसकी काफी घटेगी। एस कैसे जाए? एस नहीं जाना चाहेगा। तो आप क्या लिखोगे? हमने डेफिनेशन के हिसाब से पहले लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी, जिसकी एनर्जी कंपैरेबल हो, मतलब एक दूसरे से तुलना में हो, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम चलेगी, बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो। सो sp मिक्सिंग और pd मिक्सिंग are well acceptable, but sd mixing is not। अच्छे से समझो, s को p से मिला लो चलेगा, p को d से मिला लो चलेगा, लेकिन s को d से मिलाओगे तो नहीं चलेगा। तो चलो आ जाओ, आज बेटा अच्छे से, मतलब सर sp फिजिबिलिटी 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 sp2 की, हां सर, sp3 की, हां सर, मैं पूछ रहा हूं pd की, हां सर, pd, मैं पूछ रहा हूं d3s की, हां सर, हां सर। याद करो, आप बोलोगे सर एनर्जी 4s से ज्यादा होती है 3d की, लेकिन कंपैरेबल होती है, कंपैरेबल होती है। तो हमने बोला sd मिक्सिंग नॉट अवेलेबल, मतलब क्या है? ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग है ना, नॉट, आप इसके ब्रैकेट में लिख दो ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब लिखो नॉट, अब लिखो नॉट। समझ में आया होगा मैंने क्या बोला? एस को डी से नहीं मिला सकते हो, लेकिन कब मिला लोगे? खुशी खुशी, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस तरह से कुछ बैलेंस हो। अब आ जाओ, सेम sp3d, सेम 4s 4p 4d, 3s 3p 3d, ये नहीं होना चाहिए। sp3d2 sp3d3, इसके ऊपर तो खैर पढ़ना ही नहीं होता है 11th 12th में। ये सारे को डाउटफुल होना चाहिए।
क्या आप मेरे मसले को समझे कि ये क्यों डाउटफुल होना चाहिए? क्योंकि S में D मिक्स हो रहा है। और ये क्यों डाउटफुल नहीं होना चाहिए? क्योंकि S में जो D मिक्स हो रहा है वो पिछला सेल वाला D मिक्स होता है जिसकी एनर्जी S के बराबर है। क्या आपको ये बात समझ में आया? मेरा ये मसला समझ में आया? क्यों ये डाउटफुल होना चाहिए, क्यों ये डाउटफुल नहीं होना चाहिए? क्या क्लियर हुई आपकी चीजें? क्यों ये डाउटफुल है कि S को D के साथ नहीं मिला सकते हैं? ये क्यों डाउटफुल नहीं है? क्या ये क्लियर हुई चीजें आपकी? यस और नो लिखो जल्दी। वेरी गुड, यस 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 लिखे जा रहे हो सब लोग, गुड। 50 लोग से ज्यादा लिख चुके हो, यस। सब लोग लिख रहे हो, यस। मुलेठी चाय लाइए तो जो, यस 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 यस, ठीक है, चलो गुड। मतलब आपको यह समझ में आया कि हमने टारगेट किया है कि sp3d, sp3d2, sp3d3 they should be doubtful because of sd mixing, because of involvement of s and d atomic orbitals of same principal quantum number in hybridization, and energy of the s and d orbitals with same principal quantum number vary largely with each other. ये जो है आपका एक डाउटफुल सिचुएशन है कि कैसे हम sp3d क्रिएट करें, कैसे अपन sp3d2 क्रिएट करें या sp3d3 क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हमने क्लियर किया। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि आखिर कैसे करें इन चीजों को। लाइक्स दबाते चलिए, आ जाइए। लेट एन एग्जांपल विथ sp3d hybridization, PCl5। ठीक से देखो, ठीक से देखो। अब ये फास्फोरस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है यहां 3s1 3p3 3d1। क्योंकि कोवेलेंसी 5 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हम लोग समझते हैं S और P काफी करीब होता है जबकि D काफी दूर होता है। पढ़ा है हम लोगों ने, पेनिट्रेशन बढ़ती है नजदीक की ओर जाने पर, ये वाला S वाले का पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है। रेडियस 3s की 0.47 एंगस्ट्रॉम, रेडियस 3p की 0.54 एंगस्ट्रॉम, वाइल रेडियस 3d की 2.4। देखो कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा दूर है। और अपन पता है हम लोगों को कि एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसीलिए एनर्जी 3d की काफी ज्यादा है एनर्जी 3s से। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हुई चीज है, यस और नो? हमने क्लियर किया क्यों 3d की एनर्जी बहुत ज्यादा है s से, क्यों 3d नहीं मिक्स हो सकता है s के साथ, s नहीं चाहेगा मिलना d के साथ। कन्हैया पढ़ने से मालूम चलेगा, जैसे जैसे एग्जांपल लोगे बेटा मालूम चलते चले जाएंगी चीजें। गुड, प्रिंस ऑफ बेगूसराय, थैंक यू। गुड, स्क्रीनशॉट, लाइक्स दबाते जाइए, लाइक्स दबाते जाइए। तो s ऑर्बिटल को प्रॉब्लम यह है कि वो d की एनर्जी हाई है, इसीलिए वो मिक्स होना नहीं चाहता है। अगर d की एनर्जी लो हो जाए तो वो मिक्स होने को तैयार हो जाएगा। अब d की एनर्जी लो कैसे हो? एनर्जी
डी की हाई है क्यों? रेडियस की वजह से। तो हाइब्रिडाइजेशन की थियरी ये कहती है कि अगर हम लोग किसी भी तरीके से रेडियस को मिनिमाइज कर दें, रेडियस को लो कर दें, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी भी लो हो जाए। क्या बोला हमने? फिर से सुनो। मैंने बोला कि अगर किसी भी तरीके से रेडियस को मिनिमाइज कर ले, रेडियस का कॉन्ट्रैक्शन करवा ले, ऑर्बिटल डिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्शन करवा ले, तो ऑटोमेटिकली ऑर्बिटल डिस्टेंस का कॉन्ट्रैक्शन करवाने से, उसका रेडियस कम होने से ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी। क्लियर है चीजें? क्योंकि एनर्जी डिपेंड कर रही है रेडियस पर, एनर्जी बहुत ज्यादा है क्यों? रेडियस की वजह से। अब ऑर्बिटल एरिया कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा भैया? ऑर्बिटल एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दो। एटम पर पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप करे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हाई कर दें? तो बहुत सिंपल उपाय है। ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करने के लिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टर्मिनल पर जोड़ दो। अच्छे से समझो मैंने क्या बोला। यार चाय नहीं पीता हूं, चाय बहुत पीते, चाय नहीं पीता हूं, मैं दिखा तो नहीं सकता हूं ना कप टेढ़ा करके कि ये चाय नहीं है। देख सकते हो तो देख लो। दिस इज मुलेठी वाटर। थ्रोट के लिए होता, मुलेठी होता थ्रोट के लिए। ठीक है, चाय नहीं पीता हूं, चाय पीते हैं सब। पढ़ाई पे ध्यान दे, डफर कहीं के। हाँ, तो हमने बोला अगर आप चाहते हैं कि डी ऑर्बिटल एस के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जाए, तो उपाय करनी होगी कि डी की एनर्जी कम करनी होगी। डी की एनर्जी कम तब होगी जब डी का रेडियस कम होगा। डी का रेडियस कम होने का मतलब है ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन। ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, तो अपने आप रेडियस छोटा। पढ़ा आपने, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस छोटा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डालोगे रेडियस छोटा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा कैसे? तो टर्मिनल पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ने से ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल का बढ़ता है, आपको पता है। जैसे मान लो PCl3 में क्लोरीन 3 है तो +3 है, लेकिन अगर PCl5 बना दोगे तो क्लोरीन 5 हो गया, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया। उम्मीद है कि आप चीज को समझे होंगे। क्लियर हुई चीजें कि कैसे डी ऑर्बिटल की एनर्जी मिनिमाइज करके उसको हाइब्रिडेशन में ले जाए? क्या कैसे होगा ये सेंट्रल एटम का? चलो आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान से। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन या इन इंटरमिक्सिंग is thus feasible along with Sn p orbitals in the presence of high electronegative terminal atoms. High electronegative terminal atoms. समझते जाओ, ध्यान से अच्छे से देखते जाओ। जैसे जैसे हम लोग स्टेप वाइज लिख रहा हूं, नंबर ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स अपन बढ़ाते चले जाएं, नंबर ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स अपन बढ़ाते चले जाएं, इसके वजह से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ते चले जाएगा। जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम का बढ़ते चले जाएगा, तो पॉजिटिव ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज आने से साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा। सीख रहा हूं तो ऑर्बिटल रेडियस ऑटोमेटिकली लो होने लगेगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा, और जब ये कम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन फिजिबिलिटी बढ़ते चली जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन फिजिबिलिटी बढ़ते चली जाएगी।
अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जितना आप हाई इलेक्ट्रो, बहुत लिखा, मैंने क्लियर कर दिया। ये क्या सर, क्या ये क्या मतलब, क्या बेगूसराय वाले सर फिर डिलीट भी हम कर लिए। चलो आगे, हमने बोला कि आप फास्फोरस के, ये मान लो 3s है, ये 3p है, और ये मैंने बोला कि ये 3d है। तो आप जितना ज्यादा इससे क्लोरीन एटम जोड़ते चले जाएंगे, सोचते जाओ, जितना क्लोरीन एटम आप जोड़ते चले जाओगे, ये लीजिए क्लोरीन एटम हम जोड़ते चले जा रहे हैं, तो जितना क्लोरीन एटम जोड़ोगे तो क्लोरीन के वजह से इस फास्फोरस पर डेल्टा प्लस बढ़ते चले जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज फास्फोरस पर आएगा ऑर्बिटल उतना नजदीक जाएगा, और जो ज्यादा दूर है वो तो कुछ विशेष ही नजदीक जाएगा। आप समझ रहे हैं, एस भी नजदीक जाएगा, पी भी नजदीक जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी हाईली पेनिट्रेटेड है, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन जाएगा, जो लूजली हेल्ड है। एस भी नजदीक जाएगा, पी भी नजदीक जाएगा, लेकिन उस पर इफेक्ट ज्यादा नहीं होएगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा किस पर, जो ऑलरेडी लूजली हेल्ड है, जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। मतलब आप बोलोगे बेटा इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट किसके लिए, फॉर मोस्ट लूजली हेल्ड डी ऑर्बिटल। सबसे लूजली हेल्ड डी ऑर्बिटल पर इसका इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन एस पे भी लागू होगा, क्योंकि चार्ज तो बढ़ने से कंप्लीट साइज घटेगा, तो एस का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पी का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का असर किस ऑर्बिटल पे होगा, जो लूजली हेल्ड है, सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड है, जो सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड है उस पर कॉन्ट्रैक्शन का असर सबसे ज्यादा होगा। इस बात को समझिए, जब आपका पावर बढ़ जाता है, आपके अंदर शक्ति बढ़ जाए, जो बोलते हैं बहुत तरह के पावर डेवलप हो जाए, जो बोलते हैं ना कि क्या उसको समझो ना, दबंग हो जाना। तो जब आप दबंग हो जाते हैं, जब आपका पावर बढ़ जाता है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस पर आसानी से कर पाते हैं, सोचो किस पर, सबसे ज्यादा कमजोर, मजबूर और दबे कुचले व्यक्ति पर, जिसको लूजली हेल्ड बोल रहे हो। क्योंकि एस और पी तो ऑलरेडी न्यूक्लियस के क्लोज है, इसीलिए उस पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का असर किस पर पड़ेगा, जो दबा कुचला मजबूर व्यक्ति है उस पर पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा दूर है उस पर पड़ेगा। समझ रहे हो चीजों को। गांव घर में कभी खेत से होकर गुजरते होगे तो तुम्हारे हाथ में एक डंडा रहता है, बांस का, बैम्बू का डंडा, या कोई भी ले लेते हो, कुछ भी बेंच ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, करची रे करची, कुछ भी रहता है तुम्हारे हाथ में, तुम ले लेते हो। क्या करते हो, खेत से गुजरते हो तो जाके आम के पेड़ पे मारते हो, कभी नहीं। कटहल के पेड़ पे मारते हो डंडे को, कभी नहीं। क्या करते हो, बेचारे धान की बालियां, गेहूं की बालियां लेते हो, तलवार यो 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 दोनों तरफ लग रहा है, इसे कत्लेआम कर रहे हैं, बेचारे दबे कुचले और मजबूर व्यक्ति पर, मजबूर प्राणी पर चलाए जा रहे हो। तो पावर का असर, कॉन्ट्रैक्शन का असर जो है सबसे ज्यादा होगा किस पर, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट फॉर मोस्ट लूजली हेल्ड डी ऑर्बिटल। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि डी का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा कि मान लिया गया कि अब यह हाइब्रिडेशन संभव है। तो इस तरह से क्या बोलोगे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन इंटरमिक्सिंग इन हाइब्रिडाइजेशन इज दस एक्सेप्टेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्मिनल एटम्स। आप याद कीजिए, यह लाइन बहुत पहले हमने आपको सिखाया था, याद करो स्ट्रक्चर के समय में। SF6 एग्जिस्ट बट SH6 नॉट, हमने आपको उस समय में बताया था कोवैलेंसी के एक्सटेंशन में।
हमने उस समय में बताया था। बचपन का याद दिला दिए सर। अब कौन सा तू बूढ़ा हो गया है बे, बचपन का याद दिला दिए। हाँ, अब कौन सा बूढ़ा हो गया कि बचपन का याद दिला दिए। आ जाओ। तो हमने एक्सटेंशन ऑफ कोवैलेंसी में ये पॉइंट लिखा था। एक्सटेंशन ऑफ कोवैलेंसी में हमने ये पॉइंट लिखा था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ d orbital in hybridization is possible only in presence of high electronegative terminal atoms. ये हमने इस तरह से आपको पहले पढ़ाया था सर, अब वो दिन नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमने किया। चलो आ जाओ, फिर से एक एग्जांपल अब ले रहे हैं, इस पर एग्जांपल्स लिया जाए और चीजें क्लियर होंगी। ठीक से देखो, पहला PF5, PCl5, PBr5 एग्जिस्ट बट PH5 नॉट। जरा सोचो क्या लिखा बेटा हमने। PCl5, PBr5, PF5 तीनों के तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं बट PH5 नॉट। इसीलिए क्योंकि आप यहां पर हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करोगे sp3d, और d तो तभी ना आएगा जब टर्मिनल पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो फास्फोरस से बहुत ज्यादा होता है फ्लोरीन, फास्फोरस से क्लोरीन भी बहुत ज्यादा होता है, फास्फोरस से ब्रोमीन भी ज्यादा होता है। लेकिन भाई साहब फास्फोरस ही ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। फास्फोरस ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो कैसे संभव है? क्योंकि पांचवा ऑर्बिटल जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, एक s जाएगा, 3 p जाएगा और एक पांचवा डी जाएगा। तो डी तो तभी ना जा पाएगा हाइब्रिडाइजेशन में जब टर्मिनल पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद हो। यहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही नहीं है, हाइड्रोजन आ गया वहां। तो जरा सोचो अच्छे से कि क्यों sp5 एग्जिस्ट नहीं किया, pH5 एग्जिस्ट नहीं किया। क्योंकि 5 को वैलेंसी शो करने के लिए एक डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा, और वो डी हाइब्रिडाइजेशन में तब जाएगा जब डी की एनर्जी s और p के कंपैरिजन में आए। वो तब संभव है जब d की दूरी s और p के क्लोज है। वो तब संभव है जब उस सेंट्रल फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए। सेंट्रल एटम फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तब होगा जब टर्मिनल पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की संख्या ज्यादा लगाई जाए। क्लियर हुई चीजें कि क्यों pH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा? किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी, गेट इट फास्ट। क्लियर हुई चीजें? लाइक्स दबाते जाइए अगर आपने लाइक नहीं दबाया है तो। मुलायम कुमार, क्या टाइम सर, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? टाइम का मतलब मुलायम जल्दी बताओ, टाइम का मतलब, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा फिर। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, गुड। बाकी लोग भी बोलो। नो डाउट सर, क्रिस्टल क्लियर सर, यस सर, यस सर। राहुल सबरन, नो सर। क्या नो बेटा? नो का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। देखो ये पी ब्लॉक का एग्जांपल लिया गया, अभी फिर हाइब्रिडाइजेशन 11 चल रहा था, ये पी ब्लॉक 12 का एग्जांपल लिया गया। आपको 12th में पढ़ना है ये, 12th के सवाल में ये आता है, बोर्ड के क्वेश्चन में आता है PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 नॉट। व्हाई? गुड, सब लोगों ने यस सर, क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर सर लिखा है, वेरी गुड। चलो अच्छा, नो डाउट लिखा था। चलो चलिए इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप।
अच्छा, तो मैंने बोला कि pH5 नहीं है संभव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट is not capable to make contraction of d orbital of phosphorus atom. सिंपल सी बात है। तो आपका PF5 PCl5 PBr5 हुआ, PH5 नहीं हुआ। सेकेंड, फिर से देखो SF6 हाइब्रिडेशन sp3d2। हाँ, एक एग्जांपल और, PI5 भी लेना आपने को, ठीक से देखो PI5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से आयोडीन की ज्यादा होती है, 2.1 से 2.3 के बीच अपन बोलते हैं। स्टिल PI5 डज नॉट एग्जिस्ट। इस बार कौन सा लॉजिक लगा? इस बार बेटा कौन सा लॉजिक लगा, ये बताओ जरा। फिर भी PI5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है? कौन सा लॉजिक लगा? आयोडीन बहुत बड़ा साइज का एलिमेंट है, लार्ज ग्रुप से क्लॉडिंग इफेक्ट लगा। तो कोवैलेंसी हमने पढ़ाया था कि क्लॉडिंग इफेक्ट भी कोवैलेंसी को अफेक्ट करता है। गुड, दिस इज ड्यू टू steric hindrances produced by large sized iodine groups। क्लियर है? आप लोग लिख भी रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं। साइज फैक्टर, वेरी गुड, वेरी लार्ज बल्कि ग्रुप, बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले एप्लीकेशन पे, SF6 sp3d2 exists, SH6 सॉरी, ठीक से देखो SCl6 exists, sp3d2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें तो सल्फर से क्लोरीन की ज्यादा 2.5 एंड 3.0, बट SH6 डज नॉट एग्जिस्ट। आप समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की 2.5 यही ज्यादा है, उल्टा, तो डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन फिर से नहीं हो पाएगा, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, देखते जाओ, देखते जाओ अच्छे से। कोई डाउट है बीच में तो पूछ लो। Cl, ठीक से देखो, Cl F3 exists but ClH3 not। बोलोगे सर सिंपल है, हाइब्रिडेशन sp3d, हाइब्रिडेशन sp3d, 3 फ्लोरीन 3 2 5 2 7, 2 लोन पेयर। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्लोरीन से ज्यादा होती है, फ्लोरीन की अच्छी खासी, और यहां से उल्टा हिसाब है, हाइब्रिडेशन sp3 से d सर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर क्लोरीन की बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से। सिंपल। अब आ जाओ, PH3 exists and PH4 plus also। क्यों? क्योंकि अभी भी आपका d ऑर्बिटल की जरूरत ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडेशन है, नो नीड ऑफ 3d एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब तक d की जरूरत नहीं है तब तक तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे SF2 एंड SH2 बोथ एग्जिस्ट। जरा अच्छे से सोचोगे, SH2 जब लोगे तो यहां भी अच्छे से देखो, यहां भी एक S एक P और बाकी 2 3p, यहां भी नो नीड ऑफ d ऑर्बिटल।
यहां भी हाइब्रिडेशन में डी एटॉमिक ऑर्बिटल की जरूरत नहीं। तो हमने आपको यह बताया, हमने आपको यह सिखाया कि डी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उस केस में होगा जब डी की एनर्जी लोअर होकर के एस और पी के कंपैरिजन में आए, और डी की एनर्जी लोअर होके एस और पी के कंपैरिजन में तब आएगी जब डी का रेडियस कॉन्ट्रैक्ट करके एस और पी के कंपैरेबल रेडियस उसको बनाया जाए। इस वाले टॉपिक में पॉइंट यही है, आपसे जो 12th में क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का आएगा। SF6 एग्जिस्ट, SF6 नॉट वाई, PF5 एग्जिस्ट, PH5 नॉट वाई, CLF3 एग्जिस्ट, CLF3 नॉट वाई। और ये सारे क्वेश्चंस 12th एरिया से आते हैं, क्योंकि ये सारा डी ऑर्बिटल का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 5A 6A 7A ग्रुप के एलिमेंट्स का ही होगा। फास्फोरस 5A का है, सल्फर 6A का है, क्लोरीन 7A का है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडेशन को खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडेशन के ही किसी हाइब्रिडेशन से मतलब इसी से ब्लॉक को रिलेट करके कुछ नया चीज लाएंगे। पहले हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे MH3 मॉलिक्यूल फ्रॉम निकोजेंस, MH2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कैल्कोजेंस। ये दो चीज को अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक 12th वाला एरिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन लोगों ने लाइक्स नहीं दबाए हैं लाइक्स दबाइए। अगले क्लास में, पिछले क्लास हम नहीं ले पाए थे आप लोगों की, तो जो लोग व्हाट्सएप पर उनको तो इन्फॉर्म कर दिया गया था, जो सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं उनको पता नहीं चल पाया था। यूट्यूब पे जब भी क्लास डाली जाएगी तो 1 घंटे, आधे घंटे, 45 मिनट पहले, 2 घंटे पहले कुछ कभी ना कभी वो शेड्यूल कर देते हैं क्लास को। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे हैं वो जान लें कि अगर शेड्यूल नहीं की गई इसका मतलब उस दिन क्लास नहीं होगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ काम लग गया या लॉकडाउन चल रहा तो उसकी वजह से। और रहा ऑफलाइन की क्लासेस कब स्टार्ट होगी, तो वो मेरे हाथ में अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसमें गाइडलाइंस बहुत सारे अभी बनने हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डीएम का पटना में लेके गाइडलाइन क्लियर होगा। गाइडलाइन क्लियर होने के बाद चीजें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम कितना पढ़ाने में सक्षम, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है सक्षम या नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? गाइडलाइन को क्लियर होने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अगले क्लास। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको।